हार्मफुल फ्लेम्स ले लो, ठीक है। जैसे किसी को इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल वो हो जाते ना, जैसे स्मोक गैसेस, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हो गई थी, तो उसमें कितनी सारी गैसेस लीक हो गई थी, तो उनको सबके लंग्स में अंदर चली गई थी, जैसे वो रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया, सांस ले ही नहीं पाए, मर गए, है ना। या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग या इनहेलेशन, बर्न हो जाता है, कोई हैवी स्टीम गैस जहां काम करते हैं वो अंदर चली जाती है तो पूरा बर्न कर देती है। तो ये सब केसेस में भी हमारे रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकते हैं। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो हमने बोला, यही मेनली मैंने आपको बताया कि जो मेन होता है, देखो इस पे रेस्पिरेटरी फेलियर कब होगा, हमने बात करी वही दो ही चीज कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वो गिर जाए, या पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो CO2 है वो बढ़ जाए। नॉर्मल कितना होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जो नॉर्मली देखो सब जगह थोड़ी बहुत रेंज हमेशा कुछ जगह मैं हमेशा मैंने हमेशा मैं 85 to 100 mmHg याद करूँ, मैं हर बार यही लिखवाता हूँ आपको। कई जगह आप देखोगे तो 85 से 95 लिखी होगी, कई जगह देखोगे तो 80 से 95 लिखी होगी। तो हर बुक्स में थोड़ा बहुत तो आप जानते हो बॉडी के अंदर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हर जगह लिखी होती है, लेकिन आपको जैसे सही लगा, मैंने तो ये याद कर रखी है, इसके अंदर मेरे को लगता है मैक्सिमम एरिया कवर हो जाता है। और कभी जब बड़े FBT वगैरह से वैसे एग्जाम्स दोगे तो उनमें देख लिया करो कि रेंज इन्हीं के बीच होती है। जैसे एक जगह लिखी होगी 80 से 95 और एक जगह लिखी होगी 70 से 85, तो आप अपने आप ही समझ लोगे कि 80 से 95। वो कभी ऐसा ऑप्शन नहीं देंगे 85 से 95 और 95 से 105, कभी ऐसा ऑप्शन नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हमेशा रेंजेस वेरी करती हैं थोड़ा, 5-5 पॉइंट इधर। ऐसे ही पी जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में होना चाहिए वो 35 से 45, कई कई बुक में आपको 50 तक भी लिखा होगा, या 50 तक। तो मैंने तो यही याद कर रखा है, बाकी हमेशा प्लस माइनस ऊपर इनमें 5-5 लेके चला करो हमेशा, कहीं भी आए, क्योंकि कभी भी हर बॉडी बुक्स में अलग अलग होती है। अब ये सीधी सी बात है, ये आपकी गिर जाए या ये आपकी बढ़ जाए। ये तो ये पहला केस क्या, सिर्फ ऑक्सीजन गिर जाए। दूसरा केस क्या है, ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ जाए। ऑक्सीजन तो गिरेगी, वो तो मतलब टॉपिक ही एंड हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी हो जाए, यानी CO2 है वो आपकी 60 से ज्यादा कम हो जाए ऑक्सीजन, और CO2 है जो आपकी वो 50 से ज्यादा बढ़ जाए, तो उसको आप रेस्पिरेटरी फेलियर बोलते हो। क्यों? और ये कैसे मेजर करोगे, ब्लड के अंदर ही तो देखोगे, ब्लड के अंदर पार्शियल ऑफ ऑक्सीजन कितना है, वो कम मिलेगा और CO2 बड़ा मिलेगा। तो देखो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। अब इन टाइप 1 और टाइप 2 के अंदर दो होते हैं। कैसे? सिंपल सी बात है, जैसे ऐसे होता है टाइप 1, इसके अंदर एक होता है टाइप 1 एक्यूट, टाइप 1 टाइप 1 क्रॉनिक, खत्म। तो क्या दो हो गए कि नहीं हो गए? टाइप 1 का दो हो गए, टाइप 1 एक्यूट, टाइप 1 क्रोनिक। ऐसे टाइप 2 के होते हैं, टाइप 2 का एक्यूट और टाइप 2 का क्रॉनिक। क्लियर? बस ऐसे याद करना होता है। 2 टाइप्स, टाइप 1 टाइप 2, बेस्ड ऑन वेदर देयर इज अ हाई CO2 लेवल एंड कैन बी आइदर एक्यूट और क्रोनिक। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि टाइप 1 में कभी भी सिर्फ ऑक्सीजन की कमी होगी, CO2 का कभी नहीं बढ़ता, वो नॉर्मल रहता है, बस खत्म बात, बस इतना याद करना है, खत्म। और टाइप 2 में ऑक्सीजन की कमी होगी और CO2 बढ़ेगा, बात खत्म, बस इसी का। और अब इसी का एक्यूट कर दो, ऑक्सीजन कम हुई, क्रोनिक में ऑक्सीजन बहुत कम हो गई। मैं देखो, मैं हमेशा अगर एक सिंगल एरो बनाऊंगा इसका मतलब है कम हुई, डबल बना दूंगा तो वो क्रोनिक है, मैं सिंगल बढ़ाने का बना दूंगा तो ये एक्यूट है बढ़ने का, और डबल बढ़ाने का बता दिया मतलब क्रोनिक बढ़ाने का। तो ये 2 एरो ऐसे याद रखना, मैं इस तरीके से बताऊंगा। तो इसमें देखो टाइप 1 में ऑक्सीजन कम हुई, टाइप 2 में ज्यादा ऑक्सीजन कम हो गई। CO2 का सर कोई रोल होगा नहीं, टाइप 2 में एक्यूट में सर ऑक्सीजन कम होगी और CO2 सर CO2 बढ़ेगी, एक है, बस एक एरो। और इसमें सर क्रोनिक में ऑक्सीजन कम बहुत ज्यादा होगी, 2 एरो, और CO2 सर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो 2 एरो, खत्म। बस एक्यूट क्रोनिक ऐसे ही नाम मेंशन है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ये जैसे मैंने बताया इसको वैसे याद करो। अभी देखो सेम वही है, ठीक है, हमेशा अपनी अपनी ट्रिक बना के याद करा करो। टाइप 2 बेस्ड ऑन वेदर देयर इज हाई ऑक्सीक्रोनिक लेवल, अभी जब इसको डीप में पढ़ेंगे तब समझाता हूं कैसे क्या क्या सिम्टम्स दिखेंगे। सीधी सी बात, ऑक्सीजन की कमी हो रही तो ब्रीथलेसनेस दिखेगी, और हमेशा जानते हो जब भी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या होना है, साइनोसिस तो होना ही है। ऑक्सीजन की कमी में सेंट्रल साइनोसिस दिखेगी और क्लबिंग दिखेगी फिंगर्स की। हम सब जगह पूरा हमारा सिलेबस ही खत्म होने को है, क्लबिंग ऑफ फिंगर्स दिखती हैं, ठीक है, ये सब देखने को मिलेगा। रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगी, क्यों? क्योंकि पेशेंट सांस ही नहीं ले पाएगा ना। आप सोचो आपको ऑक्सीजन वो नहीं अंदर है तो पेशेंट जल्दी क्या करेगा, बहुत जल्दी कोशिश करेगा, ये टैकिपनिया हो जाएगा, सांस लेने की बहुत जल्दी। इसकी भी जो नॉर्मल होती है, मैंने तो 12 से 16, अगर ये 20 से ऊपर हो जाए, 20 ब्रीथ पर मिनट ले रहा है तो मतलब क्या है, उसको टैकिपनिया हो रहा है, बहुत जल्दी सांस ले रहा है।
एबनॉर्मल ब्लड गैसेस हो जाएंगी, जैसे ऑक्सीजन की कमी होना, CO2 को बढ़ना, ही जो ऊपर ही बात लिखी है ये सब देखने को मिलेगी। अब ऑक्सीजन की कमी है तो बेसिक बात है, ऐसा अपने मन से बना के लिख दो, ड्राउजीनेस आएगा, कंफ्यूजन होगी, ऑक्सीजन तो हर बॉडी का हर पार्ट खराब होगा ना। एक बात बताओ, बिना ऑक्सीजन के बॉडी का कोई पार्ट चल सकता है? नहीं सर। अब ऑक्सीजन नहीं होगी तो आपको जो आ रहा है वो लिखो, ब्रेन में नहीं मिलेगी तो कंफ्यूजन, अनकॉन्शियसनेस, हार्ट को नहीं मिलेगी तो हार्ट अटैक, कुछ भी जो ऑर्गन को नहीं मिलेगी वो ऑर्गन खराब। उसमें क्या समझने वाली बात है, अनकॉन्शियसनेस, ठीक है। अब एक एक करके इसको समझते चलते हैं, इसमें कुछ नहीं समझना, बहुत जैसे मैंने बताया बस वैसे ही समझना है। ये देखो, टाइप 1 का मैंने क्या, अच्छा इसमें देखो टाइप 1 में अभी आपको बहुत बेसिक बच्चों जैसी बात बताई। टाइप 1 में जो मैं बता रहा हूं सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की कमी होना, CO2 नॉर्मल, ठीक है, या फिर हमेशा इतना माइल्ड होता है, इतना कम कि हम उसे काउंटेबल में नहीं लेते। मैं स्टार्टिंग में ही आपको लाइन बता चुका था। टाइप 2 मतलब ऑक्सीजन की कमी होना प्लस CO2 का बढ़ना। अब इसके दो थे, एक था एक्यूट, एक था क्रोनिक। अब एक्यूट वाले में ऑक्सीजन को थोड़ा कम कर दो, क्रोनिक वाले में ऑक्सीजन को ज्यादा कम कर दो। इसके भी दो, एक्यूट और क्रोनिक। क्रोनिक में ऑक्सीजन को थोड़ा कम कर दो और CO2 को थोड़ा बढ़ा दो। क्रोनिक में ऑक्सीजन को ज्यादा कम कर दो और CO2 को थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा दो। बस यही याद कर लो, यही पूरा लिखा हुआ है, मैंने इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसे क्या बोलोगे, हाइपोक्सिक रेस्पिरेटरी फेलियर, क्योंकि सिर्फ ऑक्सीजन की कमी है ना। ऑक्सीजन की कमी को क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया। तो याद रखना, कभी 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं व्हाट इज हाइपोक्सिक रेस्पिरेटरी फेलियर, तो सिर्फ ऑक्सीजन की कमी होना, CO2 का बढ़ना नहीं। तो कैरेक्टराइज्ड बाय लो पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, और लो और नॉर्मल, आप तो नॉर्मल याद करो, नॉर्मल PaCO2, या फिर माइल्ड, मैंने बताया इतना काउंटेबल नहीं होता, ठीक है। अब उसके दो पार्ट होते हैं, एक एक्यूट एक क्रोनिक। यानी एक्यूट हाइपोक्सीमिया हो रही, यानी एक्यूट में ऑक्सीजन गिर रही विदाउट हाइपर कैपनिया। लिखिए, हाइपर कैपनिया का मतलब होता है CO2 का बढ़ना, और हाइपोक्सिया का मतलब होता है ऑक्सीजन का गिरना। तो एक्यूट हाइपोक्सिया है मगर हाइपर कैपनिया नहीं है, यानी CO2 नहीं बढ़ रही, उसको एक्यूट। क्रोनिक हाइपोक्सीमिया है, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन गिर रही है मगर हाइपर कैपनिया नहीं है, क्यों? क्योंकि टाइप 1 में CO2 गिरती है क्या? नहीं। तो ये हो गया, बस खत्म बात। अब आ जाओ नीचे। नीचे मैंने क्या बताया टाइप 2 में, कैरेक्टराइज्ड बाय लो PO2 एंड रेज्ड PCO2, यानी हाइपोक्सिया विद हाइपर कैपनिया। हाइपर कैपनिया, हाइपर का मतलब भी ज्यादा होता है, CO2 का बढ़ना और ऑक्सीजन का कम होना, ठीक है। तो एक्यूट में देखो, एक्यूट में क्या लिखा है, एक्यूट हाइपोक्सीमिया, यानी जो मैंने अभी लिखा है एक्यूट हाइपोक्सीमिया विद एक्यूट हाइपर कैपनिया, देखो CO2 थोड़ी बड़ी। क्रोनिक में क्रोनिक हाइपोक्सीमिया, देखो हमने ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा कम कर दी, और विद क्रोनिक हाइपर कैपनिया यानी हमने CO2 बहुत ज्यादा बढ़ा दी। टॉपिक एंड, ठीक है। अब ये कैसे होते हैं, किन में, सबके हम नाम याद करेंगे, कैसे मैनेजमेंट करना है अभी एक एक करके वो समझेंगे। बाकी मैं बता चुका हूं आपको स्टार्टिंग में जो चीज। हाँ, ये थोड़े से अलग टाइप के होते हैं, टाइप 3 और टाइप 4, इनको याद कर लेना, ये बहुत अनकॉमन होते हैं। टाइप 3 का सीधा सा मतलब होता है कि ऑपरेशन के बाद, किसी भी सर्जरी के बाद, किसी भी सर्जरी के बाद अगर आपका रेस्पिरेटरी फेलियर होता है तो उसे बोलते हैं टाइप 3 रेस्पिरेटरी फेलियर, खत्म। और ये 2-2 मार्क्स में टाइप 3 और टाइप 4 जरूर पूछते हैं। तो सीधी सी बात है, टाइप 3 की डेफिनेशन होती है अकर्स मिलियन पेरी ऑपरेटिव पीरियड। पेरी ऑपरेटिव का मतलब होता है ड्यूरिंग ऑपरेशन, ड्यूरिंग ऑपरेटिव, ऑपरेशन के टाइम पर किसी की, या फिर सेवरल, जैसे ऐसे बहुत सारे रीजंस की पोस्ट ऑपरेटिव पेन की वजह से आपका, यानी एक ही रीजन है ड्यूरिंग ऑपरेटिव, यानी आपके सर्जरी के टाइम, सर्जरी की वजह से अगर आपकी रेस्पिरेटरी फेलियर होती है तो उसे बोलते हैं टाइप 3। और टाइप 4 मतलब बॉडी कोई भी शॉक में चली जाए, यानी इसमें आपके लंग खराब नहीं हुए हैं, बॉडी का कोई और पार्ट खराब हो गया उसकी वजह से आपके लंग शॉक में चले गए। जैसे सर, जैसे अगर पेशेंट शॉक लाइक कार्डियोजेनिक शॉक, यानी हार्ट फेल हो गया, अब हार्ट की वजह से आपका रेस्पिरेटरी फेल हो जाए, या सेप्टिक शॉक, सेप्टिक शॉक यानी पूरे बॉडी में इन्फेक्शन हो गया तो उसकी वजह से आपके लंग फेलियर हो जाए। या सर हाइपोवॉलेमिक शॉक, पूरे बॉडी का जो फ्लूइड है वो एकदम खतरनाक तरीके से गिर गया तो उसकी वजह से आपके लंग फेलियर हो जाए, तो रेस्पिरेटरी फेलियर। या फिर आपकी बॉडी में एकदम बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन गिर जाए, तो मतलब ओवरऑल आपकी बॉडी में कोई भी चीज शॉक में चली गई और उसकी वजह से आपके लंग फेल हो गए। तो टाइप 3 का एक बस ऐसा याद रखो, टाइप 3 के आगे एक वर्ड याद रखा, हमेशा रखा करो, वो है सर्जरी। आप पूरी डेफिनेशन अपने आप ही लिखाओगे। और टाइप 4 के आगे हमेशा वर्ड याद करा करो, शॉक। बस अब आपको हमेशा डेफिनेशन याद आ जाए करेगी कि क्या होती है 2 मार्क्स में, कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। पैथोफिजियोलॉजी में क्या हो सकता है भैया, क्या क्या और क्या क्या रीजन हो सकते हैं, जैसे मान के चलो आपको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आपको कोई डिसीज भी नहीं है, कुछ नहीं है, कभी हुआ है माउंटेन पे चले जाओ,
तो माउंटेन पे भी आपका रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, मगर कौन सा होगा? टाइप 1 का एक्यूट। क्यों? वहां पर टाइप 1 के एक्यूट में क्या होता था? सिर्फ ऑक्सीजन की कमी होती थी, वो भी एक्यूट में। तो आप देख लो, एकदम चले जाते ऑक्सीजन की कमी हो जाती नहीं, उसको क्या बोलते हैं? माउंटेन सिकनेस, हाई एल्टीट्यूड माउंटेन सिकनेस हो जाता है। तो वो हो सकता है हाइपोवेंटिलेशन। हाइपोवेंटिलेशन क्या होता है कि लंग्स तो अच्छे हैं, मगर क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन ब्लड में भी है, मगर बॉडी उस ब्लड में से ऑक्सीजन को ले ही नहीं पा रही। क्यों? बहुत सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं, जैसे ड्रग का ओवरडोज कर लो, या फिर लंग के एल्वुलाई के अंदर ही कोई प्रॉब्लम हो जाए कि भैया अंदर ऑक्सीजन आ रही है ईयर से, मगर वो क्या कर पा रहा? ब्लड में ऑक्सीजन दे ही नहीं पा रहा, या स्ट्रोक वगैरह, ये सब ऐसी कंडीशन की जहां पर लंग्स तो ठीक है मगर हाइपोवेंटिलेशन बाहर से होने लग गया है। तो ये वही सारे हैं जो बार बार लिखे हुए हैं, अभी अभी ये पीछे पढ़ते तो आ रहे हैं, वही सारे कंडीशन जो भी पढ़ते आ रहे हैं वही बार बार लिखे हुए हैं। ये अभी सब पढ़ के है ना, ये सब वही है जो बार बार इतनी देर से पढ़ रहे हैं। और क्या क्या हो सकता है? जैसे ये सारे क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन डिस्टर्ब हो जाए, ब्रेन से आपकी जो रेस्पिरेटरी मसल्स है उनकी सिग्नल ही बंद हो जाए। किसमें होते थे? जैसे गुलियन बेयर सिंड्रोम। ये सब अगर आपको पढ़ना है, सब ये सब के लेक्चर्स डले हुए हैं। गुलियन बेयर सिंड्रोम, ठीक है, ये सब थर्ड ईयर में आप पढ़ के आए होंगे। इसमें सब में क्या होता है कि नर्व सप्लाई बंद हो जाती है आपके रेस्पिरेटरी मसल से, और ऐसा नहीं है, पूरे बॉडी से भी और उन सब से भी होती है। तो पर्टिकुलर मैं उसको समझाने जाऊंगा तो फिर टॉपिक में निकल जाएगा। या रेस्पिरेटरी मसल वीकनेस हो जाए, किसमें होती थी? माइस्थेनिया ग्रेविस। ये सब लेक्चर्स डले हुए हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस में एसिटाकोलिन वगैरह सब वो नहीं हो पाता है, तो उसमें पता, ठीक है। या फिर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में भी अभी पता है, स्पेशली मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन की कमी हो जाना। तो इस सब की वजह से क्या होते थे? तो हमारी जो मसल्स वीकनेस हो जाती थी। तो ये सब आप पढ़ के आ सकते हो। प्लस और क्या हो सके? वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच हो जाए, मतलब इसका मतलब क्या सर? तो कोई ये अच्छे से समझना, वेंटिलेशन परफ्यूजन ये दो वर्ड होते हैं, एक रेशियो होता है लंग्स के अंदर। हमारा लंग्स हमेशा दो चीज पे काम करता है। वेंटिलेशन का मतलब होता है सिंपल सी चीज कि जितनी भी जो एयर है, एक सेकेंड, इसमें क्या मैं बोल रहा हूं कि जितनी भी हमारी जो भी ईयर है लंग्स के अंदर, जो भी लंग्स जो ईयर रीच दी एल्वुलाई, जितनी भी लंग्स के अंदर जो एल्वुलाई के अंदर ईयर आती है उसे बोलते हैं वेंटिलेशन। कभी भी आपने सुना है आपके घर में बोलते ना कि अरे क्या करवा रहा, वेंटिलेशन करवा लो ईयर आएगी। तो वेंटिलेशन हमेशा की इंग्लिश वर्ड होता है, ईयर के आने को वेंटिलेशन बोलते हैं। तो लंग्स के अंदर जब ईयर पहुंचती है तो उसे बोलते हैं वेंटिलेशन, यानी ईयर रीचेस दी एल्वुलाई। आपने सांस ली ना, वो सारी की सारी लंग कहाँ जाती है? एयर। बच्चों जैसे जानते हो ना, पूरा एयर कहाँ जाती है? एल्वुलाई के अंदर जाती है। फिर वहां से ब्लड आता है, फिर ब्लड से पूरी CO2 एल्वुलाई ले लेती है और ऑक्सीजन को छोड़ देती है, और फिर वही CO2 वापस आकर हम उसको एक्सेल कर देते हैं, ठीक है। तो एयर रीच दी एल्वुलाई, इसको बोलते हैं वेंटिलेशन। परफ्यूजन का मतलब होता है ये जो प्रोसेस, क्या प्रोसेस? कि द ब्लड डेट रीच दी एल्वुलाई वाया द कैपिलरी, जो ब्लड यहां पर पहुंचता है ना उसको बोलते हैं परफ्यूजन, यानी ऑक्सीजन को एल्वुलाई के अंदर आने को बोलते हैं वेंटिलेशन, और उस ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर जाने को बोलते हैं परफ्यूजन। तो दोनों में से अगर एक भी चीज खराब हो गई तो आपका खराब हो गया। क्यों सर? क्योंकि मान के चलो अगर लंग्स बहुत अच्छे से, ब्लड सब कुछ अंदर आ रहा है, लेकिन कोई ऊपर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, आप सांस ही ना ले पाओ, तो ब्लड तो सब कुछ आ रहा है आपके पास ऑक्सीजन लेने के, हमें दे दो, मगर क्या हो रहा है कि सर ऊपर से ही ऑक्सीजन नहीं आ रही, यानी वेंटिलेशन बिगड़ गया। या सर दूसरा क्या हो सकता है? सर आप सांस तो बहुत अच्छे से ले रहे हो मगर ब्लड ही नहीं आ पा रहा, ऐसी कोई प्रॉब्लम हो गई है कि ब्लड ही नहीं आ रहा, ब्लड नहीं आ रहा। या फिर मान के चलो आपके अंदर लंग्स के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो गई कि वो एयर तो प्रॉपर ले रहा है मगर उस एयर को, उस ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर डाल नहीं पा रहा, ब्लड के अंदर डाल ही नहीं पा रहा, तो फिर क्या करोगे सर? तो ये हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि पहला ईयर को लेना और दूसरा फिर उसको ब्लड के अंदर डालना। तो सीधी सी बात है कि ऐसा नहीं है कि क्लास हम रुपए देके क्लास ले करना स्टार्ट करते और हम सोचे हम उसी से पास हो गए, नहीं भैया, उसके लिए पढ़ना भी पड़ेगा। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं कि आपको रुपए देके क्लास भी करनी पड़ेगी और सेकेंडरी चीज आपको रुपए देने के बाद पढ़ना भी पड़ेगा। आप सोचो रुपए देके हमने कर लिया, हमारा हो गया, हमें नहीं पढ़ना, तो नहीं हो पाएगा। और अब सोचो हम पढ़ लें तो क्लास है नहीं तो भी नहीं पढ़ पाओगे। तो दोनों वैसे ही दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल से बताया कि ईयर का आना भी उतना इंपॉर्टेंट है और उसके अंदर ब्लड में जाना भी उतना इंपॉर्टेंट। तो ये रेशियो होता है हमेशा, इसमें से एक चीज गड़बड़ होगी तो जैसे बहुत सारी, जैसे इंटरस्टिशियल लंग डिसीज हो जाए, जैसे निमोनिया वगैरह, या ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज, या एल्वुलर डिसीज, या कार्डियक आउटपुट। अब सोचो, अब कार्डियक आउटपुट में क्या होगा? कार्डियक आउटपुट यानी अब ब्लड ही नहीं आ रहा, लो भैया आप तो सांस ले रहे हो, ब्लड ही नहीं आ रहा। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज
मतलब ब्लड तो आ रहा है, आप सांस ही नहीं कर ले पा रहे हो, तो फिर क्या करोगे? तो इन सब में मिसमैच हुआ कि नहीं, वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच, तो ये मेन आपका होता है, ठीक है। या फिर शंट, हम पूरा पढ़ के आए थे, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट पढ़ा है, कंजेनाइटल हार्ट डिसीज, तो उन सब में आपकी क्या राइट टू लेफ्ट शंट हो जाती थी। पहले बाकी सब में तो अगर हमने जो इसके अलावा तीनों पढ़ी थी, आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, है ना, और हमने पढ़ी थी पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, इन तीनों में पहले लेफ्ट टू राइट शंट होती थी एक्यूट फॉर्म में, और जब कंडीशन बहुत क्रोनिक होती थी तो राइट टू लेफ्ट, मगर टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट में स्टार्टिंग से ही राइट टू लेफ्ट रहती थी, होती थी लेफ्ट टू राइट, मगर वो इतने मिनिमम टाइम के लिए होती थी कि पता ही नहीं चलता था कि फिर वो, इसलिए हम स्टार्टिंग से उसे राइट टू लेफ्ट बोलते थे। मैंने आपको बहुत डीप में पढ़ाया, तो मैं यहाँ नहीं बता सकता मैं उसे, क्योंकि हमें अभी आगे ये चैप्टर खत्म करना है, तो उसको जाओ देखो पढ़ो। मैंने बताया ना उसमें क्या होता था कि सारा ब्लड जो पहले लंग्स में जाता था, वो लंग्स से वापस होकर जो लेफ्ट टू राइट सेंट होती है वापस अब लंग्स से हार्ट के अंदर आने लग जाए, उसे बोलते थे राइट टू लेफ्ट सेंट, बोलते थे कि नहीं बोलते थे, ब्लड उल्टा हो जाए तो फिर पूरी बॉडी में, और उसमें हम जानते थे इसमें कितनी खतरनाक सेंट्रल साइनोसिस दिखती, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती थी भयंकर तरीके से पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी। क्यों? क्योंकि पूरा डीऑक्सीडेटेड ब्लड ऑक्सीडेटेड में मिलने लग जाता था, पूरा डीऑक्सीडेटेड ब्लड बॉडी में ही जाने लग जाता था। तो आप सोचो इसमें कोई लंग खराब हुए नहीं, मगर फिर भी ऑक्सीजन की कमी हो गई ना ब्लड में, तो रेस्पिरेटरी फेलियर तो बोलोगे। या आइसनमक सिंड्रोम, आइसनमक सिंड्रोम तो हमने हर किसी में नाम सुना था। आइसनमक सिंड्रोम का तो एक ही मतलब होता है कि एबनॉर्मल ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाए, किसके अंदर? पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर एबनॉर्मल ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाए तो उसे बोलते हैं आइसनमक सिंड्रोम। और हमने पढ़ाई था कि आइसनमक सिंड्रोम सब में दिखता था, जितनी भी हमारे ए टू जेड कंजेनाइटल थी, एएचडी बीएचडी, टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, सब में हमारा दिखता था। या फिर कोई डिफ्यूजन एबनॉर्मलिटी हो जाए, जैसे निमोनिया, एआरडीएस, ये क्या करता है, इन्फेक्शन है जो ये डिफ्यूजन ही नहीं होने दे रहा है, और जो हमने अभी पढ़ के आए थे ना इसमें, ये वही सारी चीजें बार बार अलग अलग तरीके से लिखी हुई है। अब कैसे, अगर आपको सपोज करो टाइप 1 हो गई है, तो क्या क्या कॉज हो सकते हैं वो याद करने हैं, प्लस उनका मैनेजमेंट क्या होगा आपको वो याद करना है, बहुत सिंपल है, ठीक है। कॉजेस क्या हो सकते हैं, हमने टाइप 1 में हम जानते हैं सिर्फ ऑक्सीजन की कमी होती है, वो भी एक्यूट में, CO2 आपका रहता है नॉर्मल, ठीक है, एक्यूट लिखा है ना, जब क्रोनिक होगा तो ऑक्सीजन ज्यादा कम कर देंगे, तो ये बस याद रखो। कॉजेस की हमने बात करी थी, हम अभी स्टार्टिंग में समझा था, मैंने कहा था जितने भी आपके रेस्ट्रिक्टिव वाली डिसीजेस हैं, जिनमें आपके इंस्पिरेशन खराब होता है, इंस्पिरेशन, जितनी भी रेस्ट्रिक्टिव डिसीज है उन सब में आपको क्या मिलेगा, इनहेलेशन, और जितनी भी ऑब्स्ट्रक्शन वाली जो एक्सपायरेशन उसमें CO2 बड़ा मिलेगा। तो देखो आ गया, मैंने याद किया था, मैंने कहा था याद कर लो ऐसे ही, जैसे निमोनिया, पल्मोनरी एडिमा, एआरडीएस नहीं आती था, अब तो आप बहुत होशियार हो, अब तो कोविड भी लिख के आया करो, कोविड दोनों में लिखा करो, यही सारी चीज अभी जब मैं इन सब चीजों को क्रोनिक बोल दूंगा ना, तो वही हो जाएगी मेरी क्या, क्रोनिक के टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर, क्योंकि ये सब अभी एक्यूट कंडीशन है, जब ये क्रोनिक हो जाएगी तो जब ऑक्सीजन अभी थोड़ी सी कम है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, खत्म बात। तो मुझे क्रोनिक वाला तो याद ही नहीं करना है, बस एक्यूट याद करो, क्रोनिक उसका बस क्या, उसको एक्यूट के आगे वर्ड क्रोनिक लगाते जाओ, जैसे क्रोनिक निमोनिया, क्रोनिक पल्मोनरी एडिमा, क्रोनिक कोविड, क्रोनिक अस्थमा, क्रोनिक पल्मोनरी एम्बोलिज्म, क्रोनिक निमो, जो भी क्रोनिक लगा दो, खत्म बात। क्यों? वही सारी कंडीशंस में आपकी क्या क्रोनिसिटी बढ़ गई। पल्मोनरी एडिमा हो जाए, यानी एडिमा मतलब क्या, इन्फेक्शन हो जाए लंग के अंदर, टीबी वगैरह सब में एडिमा होता है, या फिर क्या हो जाए, एआरडीएस हो जाए, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, या अस्थमा आपको एक्यूट कंडीशन का हो, तो इन सब पल्मोनरी एम्बोलिज्म, न्यूमोथोरैक्स, ये सारी कंडीशन में क्या आप इनहेल नहीं करवा, यानी आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी। मैनेजमेंट क्या करोगे, सिर्फ ऑक्सीजन की कमी है और एक्यूट कंडीशन में तो कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, ट्रीट जो जिस सब में, सारे के चारों में हम चारों पढ़ेंगे, चारों में मैनेजमेंट में सबसे पहली लाइन यही लिख के आना, ट्रीट अंडरलाइन कंडीशन। क्यों? क्योंकि अभी हम पढ़ के आ चुके हैं, क्योंकि ये एक कोई डिसीज नहीं है, एक कंडीशन है, और जिसकी वजह से हो रही है पहले उसे ठीक करना है, आपका रेस्पिरेटरी फेलियर ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। और फिर उसके बाद पहली लाइन जब ये हो जाएगी, उसके बाद सेकेंडरी लाइन ये रहेगी कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो ऑक्सीजन के जो सिम्टम्स है उस पर काम करो, यानी ऑक्सीजन दो। तो आप इसमें क्या, ऑक्सीजन की कमी हो रही है लेकिन हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन दो, 40 to 60%, सिर्फ ओरोनेजल मास्क के थ्रू दे दोगे, वेंटिलेशन का करना पड़ेगा, बहुत रेयर नहीं करना पड़ेगा, क्रोनिक वाले में करना पड़ेगा। क्यों वेंटिलेशन करोगे, इतनी ऑक्सीजन थोड़ा कमी है, एक्यूट है, सिर्फ जो ऑक्सीजन मास है उनसे काम चल जाएगा। टाइप 2 के कॉजेस सबके क्रोनिक फॉर्म कर दो। क्यों? क्योंकि इसमें इसमें क्या हो गया, सिर्फ आपकी ऑक्सीजन है, इसमें अभी CO2 तो अभी भी नॉर्मल है, मगर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा कम हो गई। तो कॉजेस क्या, डिसोसिएट एसोसिएटेड बाय पूरे लंग्स में पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो जाए कि लंग्स काम ही नहीं कर रहा। या फिर देखो वही क्रोनिक पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी एडिमा पढ़ के आए थे, तो यहाँ क्रोनिक पल्मोनरी एडिमा पढ़ लो, तो उन सब चीजों के ऊपर वालों की क्या कर दो, क्रोनिसिटी लिख दो।
और क्या क्या हो सकते हैं इसमें, हम बस यही इनको समझते हैं, जैसे क्रोनिक चेस्ट वॉल, मैंने बोला सब में एक बार लगाओ, चेस्ट वॉल, न्यूरोमस्कुलर डिसीजेस, जो सब पीछे लिखे हैं ना बस उनके नाम लिखो, ठीक है, और कुछ में अलग से याद नहीं करना, या क्रोनिक पल्मोनरी थ्रोम्बरी यानी पी पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाए, बस वो क्रोनिक वर्ड लगा दो, तो वो क्या बन गया, क्रोनिक टाइप 1। मैनेजमेंट कैसे करोगे, जो एक्यूट का मैनेजमेंट था उसको थोड़ा बढ़ा दो, तो बस सब में पहली लाइन तो यही लिख के आनी है, ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइन कॉज। अब ऑक्सीजन थेरेपी आपको ज्यादा बढ़ानी पड़ जाएगी, कहो इंटरमीडिएट देनी पड़ेगा, लॉन्ग टर्म। इंटरमीडिएट का मतलब होता है जैसे सपोज करो 2 घंटे दे दी, फिर कुछ 15-20 मिनट के लिए ब्रेक दे दो। लेकिन जब CO2 बढ़ जाती है ना, तो कभी भी इंटरमीडिएट नहीं दी जाती, फिर तो लॉन्ग टर्म ही दी जाती है, क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी के साथ CO2 भी बढ़ रही है, तो फिर हमेशा लॉन्ग टर्म। और कहो अगर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन कम है तो लॉन्ग टर्म में भी, तो इसमें इंटरमीडिएट और लॉन्ग टर्म दोनों दे सकते हैं, मगर जब CO2 बढ़ेगी तो फिर तो हमेशा इंटरमीडिएट नहीं दोगे, फिर तो आप लॉन्ग टर्म ही दोगे। फिर आर्टिफिशियल वेंटिलेशन भी करना पड़ सकता है आपको, और आर्टिफिशियल वेंटिलेशन में जरूर जनरली कौन सा वाला करते हैं, हम जानते हैं वेंटिलेशन 2 टाइप के पढ़ा चुका हूं, नॉन इन्वेजिव और इन्वेजिव, ठीक है। तो जनरली इनमें जो होते हैं वो नॉन इन्वेजिव ही होते हैं, फेस मास्क के थ्रू, ठीक है। इतनी कंडीशन नहीं आती कि इन्वेजिव वाली भी जनरली वहां करने पड़ जाते हैं जब CO2 भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जैसे अभी हम पढ़ेंगे टाइप 2 का क्रोनिक वाला, ठीक है, तो वहां फिर हमें इन्वेजिव वाली करनी पड़ जाएगी। तो ये सारी चीज हमें करनी पड़ जाती है। अच्छा एक चीज और याद रखो, क्या होता है कि जनरली बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है ना, लंग्स के अंदर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि ये एक्यूट तो है नहीं, क्रॉनिक है, यानी बॉडी में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो जब भी बॉडी में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की कमी होती है ना, तो हमारे बॉडी में ना कभी कभी ब्लड कैंसर होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। याद रखो, किसी को बहुत ज्यादा अमाउंट से अगर ऑक्सीजन की कमी है ना, तो बहुत बहुत चांसेस होते हैं, बहुत समय से है तो ब्लड कैंसर होने के चांसेस हो जाते हैं। उसको बोलते हैं सेकेंडरी पॉलीसीथीमिया। क्यों सर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब भी ऑक्सीजन की कमी होती है ना, तो हमारे बॉडी क्या करती है, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को कौन लेके चलता है, हीमोग्लोबिन। तो हमारे बॉडी में एबनॉर्मली हीमोग्लोबिन, बॉडी एबनॉर्मली हीमोग्लोबिन बढ़ाती चली जाती है, बढ़ाती चली जाती है, बढ़ाती चली जाती है। क्यों, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि भैया मतलब हीमोग्लोबिन ज्यादा ऐसा होता है काम नहीं पर तो मजदूर बढ़ा दो, वर्कर्स बढ़ा दो, तो इतने वर्कर्स बढ़ाती चली जाती है। लेकिन अब हीमोग्लोबिन बना तो रहे हो, लेकिन सीधी सी बात है जब जरूरत से ज्यादा बढ़ गए तो वो एबनॉर्मली बनेंगे। कैसे भी बनेंगे, और हम कैंसर की डेफिनेशन पढ़ के आ चुके हैं, वो हमारे बॉडी के सेल्स एबनॉर्मली ग्रोथ करने लग जाए तो उसी को कैंसर बोलते हैं, एबनॉर्मली फंक्शन करने लग जाए। जब इतनी जल्दी जल्दी हीमोग्लोबिन बनेंगे तो एबनॉर्मली फंक्शंस करने लग जाएंगे वो, तो यानी हमें क्या होने लग जाएगा, पॉलीसाइथेमिया, सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया होगा, यानी हमारी हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाएंगे। अब वो हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा सर बढ़ क्यों रहे हैं, सर वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी हो रही है सर, बहुत ज्यादा। तो सर अगर हम ऐसा कुछ करते हैं कि अगर हम अपने लंग्स को बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन दे देंगे, तो जो हमारे हीमोग्लोबिन एबनॉर्मली बढ़ गए हैं वो ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। क्यों, बॉडी को समझ आ जाएगा कि आप बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, मत बढ़ाओ, क्योंकि ऑक्सीजन मिल रही है। तो हमारा सर जो अपने आप ही जो पॉलीसाइथेमिया वो ठीक होने लग जाएगा। तो उसके लिए सर हम क्या करेंगे, सर हम उसके लिए हमें करना पड़ेगा वेनिसेक्शन, वेनिसेक्शन करना पड़ेगा सर। क्यों, क्योंकि वेनिसेक्शन अगर हम कर देंगे तो उससे हमारा जो हिमोटोक्रेट है, हिमोटोक्रेट मतलब जो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ है वो सर कम हो जाएगा। तो टू डिक्रीज हिमोटोक्रेट किन में सर, जिनमें सीवियर सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया हो रखा है। तो सर वेनिसेक्शन का मतलब क्या होता है सर, वेनिसेक्शन का मतलब होता है पंक्चर इन वेन टू ड्रॉइंग ब्लड। इससे सर क्या करते हैं, देखो मेनली क्या करते हैं, पॉलीसाइथेमिया इन लंग कॉज्ड बाय डिक्रीज ऑक्सीजन इन लंग। अभी मैंने पॉलीसाइथेमिया की डेफिनेशन क्या बताई थी कि पॉलीसाइथेमिया इन लंग्स में क्यों होता है, क्योंकि आपके लंग्स में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की कमी होती है। और ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है, क्योंकि लंग्स में ब्लड नहीं पहुंच पाता। तो हमें क्या करना है, ड्यू टू डिक्रीज इन ब्लड सप्लाई टू दी लंग्स, तो हम क्या करेंगे, जो लंग्स की स्पेशली जो वेन्स आ रही है उनको पंक्चर कर देते हैं, और उनमें पंक्चर करके क्या कर देते हैं, उनमें बहुत सारा ब्लड भर देते हैं, ब्लड डाल देते हैं वेनिसेक्शन कर पंक्चर करके, क्योंकि उनमें कोई ना कोई एबनॉर्मली भी, मतलब वेनिसेक्शन का मतलब होता है जो पर्टिकुलर वेन्स है ना जो लंग्स को सप्लाई कर रही है उनको करेक्ट करना। बस सिंपल डेफिनेशन। क्यों, क्योंकि यही वेन्स है जो लंग्स के लिए ब्लड लेके जा रही है, अगर हम उन्हें करेक्ट कर देंगे तो लंग्स को ऑक्सीजन मिल जाएगी, ठीक है। उसी को बोलते हैं वेनिसेक्शन, यानी उस पर्टिकुलर पंक्चर इन वेन टू ड्रॉइंग ब्लड, जो गंदा ब्लड होता है उसे बाहर निकाल के फ्रेश ब्लड को डाल देना। तो जिससे क्या होता है, जो जिनको पॉलीसाइथेमिया वो ठीक हो, वो उससे क्या हो जाएगा, उससे वो करेक्ट होने लग जाएगा। या फिर जिनको बहुत ज्यादा पल्मोनरी एडिमा हो रहा था इसमें क्रोनिक में, तो फिर डायोटिक्स दोगे, और क्या करना पड़ेगा, फ्लूइड बाहर निकालना पड़ेगा, तो एडिमा रिड्यूस्ड होगा। क्योंकि इसलिए हमने पहले पढ़ा था ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइन कॉज पे ही हमें काम करना पड़ेगा, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। तो अब हमने 2 पढ़ ली, अब बचे हैं हमारे लास्ट के 2। अब पहला वाला हम पढ़ेंगे एक्यूट का टाइप 2। नाम में ही समझ आ रहा है एक्यूट का टाइप 2 क्या कह रहा है। अभी हम पढ़ के आ चुके थे, टाइप 2 वाले में हमेशा क्या होता था, ऑक्सीजन की कमी और CO2 का बढ़ना, ठीक है। और एक्यूट वाले में एक एक लगाया एरो मैंने, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन एक्यूट कंडीशन में कम हुआ है और CO2 एक्यूट कंडीशन में बढ़ा।
ठीक है, हाइपोक्सिया विद हाइपरकैप्निया। कॉजेस क्या हो सकते हैं, जैसे बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट ड्रग ले लो, जैसे डाइजीपाम, ये सब क्या है, मसल रिलैक्सेंट है, ये आपकी जो मसल्स उन्हें रिलैक्स करते हैं, उनसे उनसे काम ही ना करवाएं। अब सोचो जो मसल अगर काम नहीं करेंगी तो क्या हो जाएगा, ना वो इनहेल कर पाएंगी ना वो एक्सेल कर पाएंगी, तो ना आपके अंदर ऑक्सीजन अंदर आएगी, ना अंदर आ पाएगी, ना CO2 बाहर निकल पाएगी। CO2 बाहर नहीं निकलेगी तो वो बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन अंदर नहीं आ पाएगी तो वो कम हो जाएगी। आ गया, हो गया, दिख गया। तो कुछ याद करने की जरूरत नहीं होती, दिमाग लगाया करो, थोड़ा सा लॉजिक। ठीक है, तो इन सब में वो चीजें लिखो जहां पर लंग्स काम नहीं कर पा रहे, तो इनमें पर्टिकुलर वो चीजें लिखो। तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन ड्रग लाइक डाइजीपाम, ओपिएट्स, एल्कोहल, ये जो बहुत ज्यादा पी लेते हैं तो उनमें क्या होता है, लंग्स की जो मसल्स है वो काम नहीं कर पा रही, तो ना वो ऑक्सीजन को अंदर ले पाएंगे ना CO2 को छोड़ पाएंगी। या फिर कोई ब्रेन स्टेम डैमेज, मतलब आपके ब्रेन से ही जो सप्लाई, जैसे स्ट्रोक हो जाए, एंसेफेलाइटिस यानी जो ब्रेन टिश्यू में इन्फेक्शन हो जाए, ट्रोमा हो जाए ब्रेन के अंदर, तो उससे जो ब्रेन सेंट्रल कमांड भेजता है वो लंग को कमांड नहीं भेजेगा, तो लंग काम नहीं करेंगे, ना ऑक्सीजन अंदर आ पाएगी ना CO2 बाहर जा पाएगी, तो आपका एक्यूट वाला। या फिर वही सारी जो डिसऑर्डर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाए, नर्व या क्या बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन, जैसे ट्रांसवर्स मलाइटिस, पोलियोमाइलिटिस, ये सब मैं न्यूरो में पढ़ा चुका हूं, आप जाके देख सकते हो। इसमें क्या जो पर्टिकुलर नर्व सप्लाई है वो डैमेज हो जाए तो फिर आपका क्या होगा, तो आपके लंग काम नहीं करेंगे, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और CO2 बढ़ जाएगा। कॉजेस फिर वही लाइन, ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइन कॉज हमेशा, क्योंकि इसमें आप जानते हो ये कोई डिसीज तो है नहीं, कंडीशन है, फिर इसमें आप सब में लेवल बढ़ाते चले जाओ, इसमें अब आपका जो ऑक्सीजन देने का लेवल होगा वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। क्यों, भले एक्यूट कंडीशन है मगर क्यों, लेकिन CO2 भी बढ़ रही है, तो जो चीज अगर एक CO2 और खराब है तो दो खराब जुड़ के एक बहुत खराब बन जाएंगे। ठीक है, तो ये ज्यादा कंडीशन खराब होगी, तो इसमें आपको ऑक्सीजन थेरेपी देनी पड़ेगी 24 ऑक्सीजन प्लस मेन आपको जो सीक्रेशंस हैं, जो आपको क्या कर रहे हैं, कफिंग वगैरह सबको बाहर निकालना पड़ेगा, जो आपको CO2 बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, तो रिमूवल ऑफ सीक्रेशन बाय कफिंग, इमरजेंसी ब्रोंकोस्कोपिक एस्पिरेशन, अगर कोई ऐसी चीज अड़ गई है तो उसे ब्रोंकोस्कोपी करके बाहर निकाल दोगे, ब्रोंकियोडाइलेटर्स दोगे अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन अड़ गया जिससे वो क्लियर हो जाए। और मे भी कहो अगर आपको, देखो इसके में एसोसिएटेड वेंटिलेशन, देखो उनमें जो टाइप 1 और टाइप 2 था, उसके टाइप 1 के एक्यूट में वेंटिलेशन वर्ड था ही नहीं, उसके टाइप 2 के वेंटिलेशन में था, मगर इसके एक्यूट वो सॉरी क्या बोल रहा हूँ, टाइप 1 के एक्यूट वाले में वेंटिलेशन था क्या, नहीं। क्यों नहीं था सर, क्योंकि हमने अभी बात करी कि टाइप 1 के वाले में सिर्फ ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, मगर टाइप 1 के क्रोनिक वाले में तो वेंटिलेशन था, और स्पेशली हमने बोला था कि हम कौन सा लगा सकते हैं, नॉन इन्वेजिव, मगर इसके देखो टाइप 2 के एक्यूट में ही सीधे हमने वेंटिलेशन की बात करी, सीधे हमने वो फेस मास्क की करी नहीं, क्योंकि भले इसमें ऑक्सीजन कम कमी थी मगर CO2 ज्यादा हो गया, तो दो खराब मिलके बहुत ज्यादा खराब कंडीशन हो गई। तो उसमें स्टार्टिंग से ही आपको कहा वो वेंटिलेशन, और जनरली इसमें जो वेंटिलेशन लगाते हैं वो नॉन इन्वेजिव भी लगाते हैं, मगर अगर इसका जो टाइप क्रोनिक वाला आएगा इसमें फिर इन्वेजिव वाला हो जाता है, क्योंकि भैया CO2 बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा कमी हो गई है, तो फिर उसमें कुछ नहीं कर सकते, तो आप तो लेवल बढ़ाते जाओ। फिर टाइप 2 का क्या कॉजेस क्या हो सकते हैं, जैसे COPD पढ़ के अभी आप COPD मैंने बताया था, सारे के सारे क्या थे, ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, एक्सेल नहीं करने देंगे, तो जैसे ये, और COPD हमेशा ही क्रोनिक होते हैं, COPD का फुल फॉर्म ही होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, तो वो आएंगे किसके अंदर, क्रोनिक के अंदर, तो मोस्ट कॉमन है ना। या फिर सेंट्रल हाइपोवेंटिलेशन, सेंट्रल हाइपो मतलब ब्रेन से ही कमांड बंद हो जाए, या फिर ALS अगर ये भी टॉपिक मैंने पूरा पढ़ा है, क्या होता है ALS, अमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, स्क्लेरोसिस किसके अंदर पढ़ा था, अगर याद हो तो ये पढ़ा था मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर, मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर, ये पूरा चैप्टर है, जाके आप पढ़ सकते हो, मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर, अमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, उसके अंदर MND का मेनली पार्ट होता है अमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। ठीक है, अगर आपको ये कंडीशन हो जाए तो फिर आपको, या फिर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये सब हम बात कर चुके हैं। क्या इसके मैनेजमेंट रहेंगे, बस लास्ट, अब इसका मैनेजमेंट अगर हम समझे तो क्या रहेंगे, वही सारे आप सबका बढ़ा दो, कंडीशन सबकी बढ़ा दो, वेंटिलेशन वगैरह जितना भी। पहली लाइन तो सर क्या लिखेंगे, पहली लाइन तो यही लिखेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइन कॉजेस, फिर ऑक्सीजन थेरेपी इन सिलेक्टेड केसेस, क्योंकि ऑक्सीजन थेरेपी काम नहीं करती, यहाँ पर जनरली वेंटिलेशन पे डालना पड़ता है, और यहाँ पर ऑक्सीजन दीजिए तो बहुत कंटिन्यूअसली खराब बहुत अच्छा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या, सबसे पहले फॉर ऑक्सीजन थेरेपी देनी तो ABG लेवल क्या देखो, चेक करो, ABG का मतलब क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन चेक करो कितना कम हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 चेक करो, प्लस pH देखो ब्लड की बिफोर ऑक्सीजन थेरेपी, डोंट गिव ऑक्सीजन मोर देन 24% इनिशियली, ठीक है, और शुड बी गिवन कंटिन्यूअसली देनी पड़ती है, इंटरमीडिएटली देख के काम ही नहीं चलेगा, ये नहीं कि 1-2 घंटे दे लो फिर कुछ देर रोक लो, नहीं, कंटिन्यूअस देनी पड़ेगी। और उसमें कौन सा वेंटिलेशन होगा, मैकेनिकल वेंटिलेशन,
मैकेनिकल वेंटिलेशन पे जाते हैं और इन्वेसिव वाले पे चलते हैं, इतनी खराब कंडीशन हो जाती है, ठीक है। इज रिजर्व फॉर सीवियर कॉज नॉट रिस्पॉन्ड टू अबव मेजर्स। अगर हम कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन दे रहे हैं हैवी अमाउंट में फेस मास्क के थ्रू, अगर वो उससे काम नहीं चल रहा तो फिर मैकेनिकल पर डालना पड़ता है, फिर हमें इन्वेसिव करना पड़ता था अगर नॉन इन्वेसिव से काम नहीं चल रहा, ठीक है। तो हमने एक बार एक लेवल बढ़ा दिया। बाकी सपोर्टिव थेरेपी में तो आप वही सब, अब ये सपोर्टिव थेरेपी सबके लिए है। जैसे मान के चलो किसी को अगर आप वही सी सपोर्टिव थेरेपी का मतलब होता है जो कॉज है उसकी दवाई दो, इन टीबी इन्फेक्शन है तो फिर एंटीबायोटिक उसके लिए दो, है ना। अस्थमा और उनकी वजह से हो रहा है तो ब्रोंकोडायलेट दो, नेबुलाइजर ब्रोंकोडायलेटर दो, है ना। कफिंग सीक्रेशन ज्यादा हो रहा है तो उसके लिए चेस्ट पीटी वगैरह कराओ, है ना। एसीबीटी कराओगे, एसीबीटी कराओ, एपीटी कराओ, डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग कराओ, है ना। एक्टिव साइकिल ब्रीथिंग टेक्निक ये सब पढ़ेंगे। सक्शनिंग, ट्रेकियल सक्शनिंग पूरा पढ़ के आ चुके हो, सीक्रेशन को बाहर निकालो, यानी ये पूरे सिम्टम्स पे। डायूरेटिक्स दो, इडीमा हो रहा है तो डायूरेटिक्स दो, पूरा फ्लूइड बाहर निकालो। और क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते। डायग्नोसिस में क्या करोगे, डायग्नोसिस में तो देखो उसमें कुछ नहीं है, मेन आप इसमें सब डायग्नोसिस लिख के आ सकते हो, सब सही है। क्यों, क्योंकि हम पर्टिकुलर किस चीज को पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये मेनली किसी भी डिसीज से हो रही है तो पहले फिजिकल एग्जामिनेशन में देखो हार्ट की वजह से तो नहीं हो रहा, तो अर्थमिया चेक करो, हार्ट रेट आपको लगेगा नॉर्मल है तो आप बोल दोगे ठीक है हार्ट की वजह से नहीं है। ब्लूइश कलर ऑफ स्किन चेक करोगे, लिप, फिंगर नेल, क्यों, क्योंकि इससे पता चलेगा बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो है ना। सेंट्रल साइनोसिस, क्लबिंग ऑफ फिंगर, इससे ये पता चलेगा। लंग साउंड देखने पड़ेंगे, इससे पता चलेगा कि लंग के अंदर कोई डिसीज तो नहीं है जो ऑक्सीजन को नहीं आने दे रहा। बाकी डायग्नोस में आप वही पल्स ऑक्सीमेट्री, ऑक्सीजन को चेक करना। एबीजी एनालिसिस का मतलब होता है आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस। इसमें आपको क्या देखना है, वही सारी चीजें, PO2 चेक करना है, PaCO2 चेक करना है और पीएच चेक करना है। क्यों, क्योंकि ये जब भी बिगड़ते हैं ब्लड का पीएच बिगड़ता ही बिगड़ता है, ये हमेशा याद रखो, ठीक है। तो ये सब आपको चेक करना पड़ेगा। ब्रोंकोस्कोपी करके लंग के अंदर देखना पड़ेगा कि भैया टीबी है क्या है, किस वजह से फेलियर हो रहा है। चेस्ट का एक्सरे कराओगे, सीटी स्कैन कराओगे, है ना। ईसीजी करा लो अगर हार्ट खराब है तो, अगर ब्रेन से लग रहा है तो आप ईजी कराओ। जो मन से लिख के आना वो लिख के आओ यार, इसमें कोई गलत नहीं होगा। सीबीसी, क्योंकि इसके डायग्नोस, क्योंकि खुद में कुछ नहीं है ना, तो बाकी लंग के 2-3 नाम लिख दो, जैसे लंग का सीटी स्कैन करा लो, लंग के ऐसे कर, बाकी ईजी करा लो। क्यों, क्योंकि आप बात करके है सर स्ट्रोक से हो सकता है तो ईजी करा लो, ईएमजी करा लो सर। क्यों, क्योंकि अभी माइस्थीनिया ग्रेविस पढ़ के आया तो ईएमजी खराब हो सकती है, मस्कुलर है ना, ईएमजी करा लो, इलेक्ट्रोमस्कुलोग्राफी। तो आप डायग्नोस में कुछ भी लिख के आ सकते हो। क्यों, बस मेजरली आप लंग के 2-3 नाम लिख के कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि सर ये इतनी सारी डिसीज किसी से भी हो रही थी तो हमें तो सब डायग्नोस करा के देखना पड़ेगा। ऐसा तो कुछ नहीं कि स्पेशली इसके लिए कुछ करा लें। हाँ, ये जरूर है कि पल्स ऑक्सीमेट्री एबीजी, इससे ये पता चल जाएगा कि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही, CO2 बढ़ रहा है, हमें पता चल गया ना रेस्पिरेटरी फेलियर। अब वो किस वजह से हो रहा है उसके लिए फिर नीचे फिर बाकी सब उसके डायग्नोस लिख दो, किस वजह से हो रहा है तो पहले ये देख दो, क्योंकि मेजर डायग्नोस तो यही है। ये मेजर डायग्नोस ये बताएंगे सिंपल चीज, क्या, ऑक्सीजन की कमी होना, CO2 का बढ़ना, और मेन गोल हमारा में यही पता करना है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। ये हमारा था कंप्लीट, दैट्स ऑल कंप्लीट फॉर